एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 11 सॉल्व करेंगे। बच्चों, आज की वर्कशीट आपके इतिहास विषय से है। तो सबसे पहले आप अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि यानी कि तारीख लिखेंगे 2 नवंबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट, जिसमें आप इतिहास का पाठ 2 पढ़ेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्व में आगमन। बच्चों, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये इंग्लैंड की कंपनी थी जो कि भारत देश में अपने व्यापार के उद्देश्य से आई थी। तो सबसे पहले ये किस दिशा में आई थी? पूरब दिशा में इसने अपना व्यापार शुरू किया था। तो पढ़ते हैं आज की वर्कशीट। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। बच्चों, ये आपको लाइन बहुत ध्यान से पढ़नी है, समझनी है। सबसे आखिरी बादशाह कौन थे? मुगल बादशाहों में औरंगजेब थे। 1707 में उनकी मृत्यु के बाद, उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में हुई थी। उनकी मृत्यु के बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। इधर 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी थी। मतलब कि जब मुगल बादशाहों का शासन समाप्त हो गया था तो उसके बाद बहुत सारे सूबेदारों ने अपने अपने क्षेत्रीय जो उनके क्षेत्र थे वहाँ पे अपनी रियायतें कायम कर ली। और इसके अलावा जो अंग्रेज थे, जो 18वीं शताब्दी में अंग्रेज जो थे वो भारत देश में एक व्यापारी के रूप में आए थे, जो कि यहाँ पर एक नई ताकत के रूप में उभरे थे। एक छोटी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आकर धीरे धीरे वे इस देश के नीति निर्धारक बन बैठे। बच्चों, आप सभी जानते हैं हमारे भारत देश पर 300 वर्ष अंग्रेजों ने शासन किया है। वो यहाँ पर आकर नीति निर्धारक भी बन गए थे, मतलब यहाँ पर शासक भी बन गए थे। उन्हीं के अकॉर्डिंग भारत देश में शासन चलता था। ये कैसे संभव हुआ? अब ये कैसे संभव हुआ कि वे एक बहुत छोटे से व्यापारी कंपनी के रूप में आए थे और यहाँ के नीति निर्धारक बन गए? तो ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। ये हम आज की वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो देखिए, 16वीं ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से पूरब में व्यापार का चार्टर हासिल किया। चार्टर का मतलब होता है इजाजतनामा, मतलब परमिशन। ठीक है, चार्टर इजाजतनामा हासिल किया। इसके अनुसार कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। एकाधिकार का मतलब था किसी दूसरी कंपनी को अधिकार नहीं था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही अधिकार था वहां पर व्यापार करने का, वो भी पूरब दिशा में। ठीक है बच्चों, यानी इंग्लैंड की कोई और कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इसके द्वारा कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। समुद्र पार जाकर और भी नए इलाके मिल जाते उनको, जहां पर वो अपने व्यापार को बढ़ावा दे सकती थी कंपनी। वहां से सस्ती कीमत पर चीजें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचकर मुनाफा कमा सकती थी। अब क्या करते थे ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग? पूरब दिशा में जो क्षेत्र थे वहां पर क्या थी, सस्ती सस्ती कीमतों पर वहां से चीजें खरीद लेते थे और उन्हें ऊंची कीमत पर अपने इंग्लैंड में, यूरोप देश में बेच देते थे। तो उससे क्या होता था, कंपनी को बहुत मुनाफा होता था, मतलब बहुत इनकम होती थी। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरे यूरोपीय ताकतों, यूरोप में तो और भी दूसरी ताकत थी जैसे कि फ्रांस, डच, पुर्तगाल को पूरब के बाजार में आने से नहीं रोक सकता था। मतलब जो इजाजतनामा था, जो चार्टर एक्ट था, वो इंग्लैंड की महारानी के द्वारा दिया गया था। तो उसके अकॉर्डिंग क्या था कि पूर्व दिशा में कंपनी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो अपना व्यापार करेगी और इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी व्यापार नहीं करेगी। लेकिन ये जो इजाजतनामा था ये इंग्लैंड की दूसरी कंपनी के लिए तो लागू हो सकता था, लेकिन जो यूरोप महाद्वीप में जो दूसरे देश थे जैसे कि फ्रांस है ना, फ्रांस, डच और पुर्तगाल, तो ये जो थे यहाँ के निवासियों को व्यापार करने से नहीं रोक सकता था इजाजतनामा। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार कर भारत पहुंचते, तब तक पुर्तगालियों ने गोवा में अपना ठिकाना बना लिया था। यूरोप के बाजारों में भारत के बने बारीक सूती कपड़े, अब देखिए कौन कौन सी चीजें यहाँ से ले जाई जाती थी व्यापार के उद्देश्य से? भारत के बने बारीक सूती कपड़े, रेशम के अलावा काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी की जबरदस्त मांग थी। मतलब कि यूरोप के जो जितने भी व्यापारी थे वो भारत से ये सभी चीज़ें ले जाते थे और यूरोप में इसे ज़्यादा मुनाफा लेते हुए बेच देते थे। सभी यूरोपीय कंपनियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण, प्रतिस्पर्धा मतलब होड़, सभी कंपनियां अपना अपना व्यापार करने की प्रतिस्पर्धा करने लगी थी। तो प्रतिस्पर्धा के कारण भारत में इन वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी थी।
है ना। जब ज़्यादा खरीदार आने लगे तो भारत में इन सभी वस्तुओं की कीमत बढ़ने लगी और मुनाफा घटने लगा। तो जो कंपनियां थी उन सभी का मुनाफा घटने लगा क्योंकि खरीदने वाले बहुत ज़्यादा हो गए। तो बेचने वालों ने अपने सामान की कीमत बढ़ा दी और बेचने वाला कौन था? भारत देश था। बाजारों पर कब्जा करने की जोहड़ ने कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू कर दी। अब जो कंपनियां थीं जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रांसीसी कंपनी, डच कंपनी, पुर्तगाली कंपनी, ये सभी कंपनियां यहाँ व्यापार करने लगी तो इन सभी में आपस में लड़ाइयाँ शुरू होने लगी। धीरे धीरे इन लड़ाइयों की वजह से उन्होंने अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए बस्तियों की किलेबंदी शुरू कर दी। मतलब कुछ बस्तियों को अपने अंदर ले लिया, ठीक है। मतलब कि ये बस्तियां हमारी हैं, डच कहने लगे। उन्होंने कुछ बस्तियों को अपने अधीन कर लिया तो बस्तियों की किलेबंदी करना शुरू कर दिया। इस कारण उनका टकराव स्थानीय शासकों से भी होने लगा। स्थानीय शासक जो हमारे भारत देश में जो शासक थे, जो अलग अलग क्षेत्रों पर जिन्होंने अपना शासन स्थापित किया होता, उन सभी से भी टकराव होने लगे, जो राज्य का मुनाफा खोने के कारण इन व्यापारिक कंपनियों से पहले से ही दुखी थे। अब बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारे भारत देश में जैसे बंगाल का सूबा था तो उसने किस तरह से कंपनी का विरोध किया। तो देखिए उदाहरण के तौर पर बंगाल के सूबे को देखते हैं। जो बंगाल के सूबेदार थे उन्होंने किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध किया था। और बंगाल में उस समय नवाब कौन थे? मुर्शीद कुली खान थे, ठीक है। मुर्शीद कुली खान जिस समय की ईस्ट इंडिया कंपनी भारत देश में अपना व्यापार कर रही थी उस समय बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान। 1651 ईस्वी में हुगली नदी के किनारे पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई। सबसे पहली इंग्लिश फैक्ट्री कहाँ शुरू हुई थी? हुगली नदी के किनारे शुरू की गई थी और जहाँ निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। निर्यात मतलब भेजने वाली, है ना, जो भारत देश से बाहर भेजी जाती थी उन सभी चीज़ों को वहाँ पे एकत्रित किया जाता था। जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास बसने के लिए प्रेरित कर दिया। व्यापार बढ़ने लगा तो जितने भी सौदागर थे और जो व्यापारी थे उन सभी को क्या कहा गया कि जो फैक्ट्री है जहाँ पर के सामान एकत्रित किया जाता है उसी के आसपास उन्हें रहने के लिए प्रेरित किया गया। 1696 तक आते आते कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया, है ना। और 1698 में मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांव की जमींदारी भी खरीद ली, जिसमें एक गांव कालिकाता था। एक गांव का नाम क्या था? कालिकाता, जो बाद में कलकत्ता बन गया। बच्चों आप सभी जानते होंगे कि कलकत्ता हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। अब इसे कोलकाता कहा जाता है। अब इसे क्या कहा जाता है? कोलकाता कहा जाता है। कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त किया, है ना। अभी आपने वर्कशीट की स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि उस समय कौन थे शासक? औरंगजेब थे, मुगल बादशाह औरंगजेब थे, है ना। तो कंपनी ने मुगल बादशाह औरंगजेब से फरमान प्राप्त कर लिया जिसके अनुसार कंपनी बिना शुल्क चुकाए व्यापार कर सकती थी। मतलब उसे टैक्स नहीं देना होता था और बिना टैक्स दिए ही वो भारत देश में अपना व्यापार कर सकती थी। अब बच्चों क्या हुआ कि कंपनी ने तो फरमान प्राप्त किया था लेकिन इसका जो इंग्लैंड के और व्यापारी थे वो सभी उसका फायदा उठाने लगे थे। तो देखिए हालांकि यह अधिकार सिर्फ कंपनी को मिला था, ना कि कंपनी के अफसरों के निजी व्यापार के लिए, लेकिन उन्होंने भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई। तो बंगाल की इनकम कम हो गई, वहाँ से जो राजस्व वसूली की जाती थी वो टैक्स जो प्राप्त किया जाता था वो बिल्कुल धीरे धीरे समाप्त हो गया। नतीजा ये हुआ कि बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने इसका विरोध कर दिया। जो बंगाल के नवाब थे मुर्शीद कुली खान, उन्होंने इस बात का विरोध किया कि यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना व्यापार नहीं करेगी या जो भी कंपनियां यहाँ व्यापार करने आई हैं वो नहीं करेंगी, क्योंकि बंगाल को अब टैक्स नहीं मिलता था, ठीक है। तो वहाँ की जो आर्थिक स्थिति थी वो खराब होने लगी। तो इसलिए बंगाल का जो नवाब थे मुर्शीद कुली खान, उन्होंने इस बात का विरोध किया। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको समझ एक बार में नहीं आई है तो बेटा आप दोबारा इस वीडियो को फिर से पूरी वर्कशीट को सुन सकते हैं। ये बेटा आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आप सिलेबस जो आप पढ़ रहे हैं ये ऐसा नहीं है कि आप केवल 8th में पढ़ रहे हैं, यही सिलेबस आपको 9th में, 10th में, 11th, 12th में सभी में इतिहास का यही सिलेबस पढ़ना होता है। इसलिए आप
स्टार्टिंग से ही सभी टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझते जाएंगे तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए पूरी वर्कशीट को बहुत ध्यान से सुनना। अब बच्चों हम इस वर्कशीट पर आधारित कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को समझ के उनके उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के एकाधिकार चार्टर से क्या फायदा मिला था? तो देखिए पहले प्रश्न का आंसर है, ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार चार्टर के द्वारा कंपनी को पूर्व दिशा के सभी क्षेत्रों पर स्वतंत्र व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया था। इंग्लैंड की कोई दूसरी कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। तो ये फायदा मिला था कि अब उस क्षेत्र में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार कर सकती थी और कोई दूसरी कंपनी भी उससे होड़ नहीं कर सकती थी। प्रश्न नंबर 2 है, यूरोपीय भारतीय किन वस्तुओं को यूरोप ले जाकर बेचना चाहते थे? धीरे धीरे उनका मुनाफा कम क्यों होने लगा था? तो देखिए यूरोपीय कंपनियां भारत के बने बारीक सूती कपड़े, ये वो आइटम हैं जिन्हें कि ले जाना चाहती थी। बारीक सूती कपड़े, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी को यूरोप ले जाकर बेचना चाहती थी। धीरे धीरे, अब देखिए मुनाफा कम क्यों होने लगा था? धीरे धीरे प्रतिस्पर्धा के कारण उनका मुनाफा कम होने लगा था। ठीक है, यहाँ पर आप कंपनियां की जगह व्यापारी लिख लेंगे। ठीक है, यूरोपीय व्यापारी, या आप कंपनी भी लिख सकते हैं, यूरोपीय कंपनियां। ठीक है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, बंगाल के नवाब ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना क्यों शुरू किया था? बच्चों जैसा कि हमने अभी वर्कशीट में पढ़ा था कि बंगाल में राजस्व वसूली नहीं हो पाती थी क्योंकि कंपनी को तो फरमान दिया गया था, लेकिन कंपनी के अलावा जो वहाँ के और व्यापारी थे वो निजी स्तर पर अपना व्यापार करने लगे थे, तो इसलिए बंगाल में आर्थिक स्थिति खराब होने लगी थी। तो देखिए इसका आंसर है, बंगाल में कंपनी के अफसरों ने निजी व्यापार के लिए भी शुल्क देने से इनकार कर दिया। शुल्क मतलब टैक्स देने से इनकार कर दिया, जिससे बंगाल में राजस्व वसूली कम हो गई। इसी कारण बंगाल के नवाब मुर्शीद कुली खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया। प्रश्न नंबर 4 है, किसी भी क्षेत्र में एकाधिकार किस प्रकार आपके जीवन को प्रभावित कर सकता है? अपने जीवन के किसी उदाहरण द्वारा लिखिए। आप बच्चों देखिए एकाधिकार क्या होता है? किसी चीज पर एक व्यक्ति का अधिकार होना। ठीक है, एकाधिकार जीवन को बहुत प्रभावित करता है, यह उन्नति का माध्यम भी बन सकता है। यदि छात्र अपने जीवन में शिक्षा पर अधिकार प्राप्त करना चाहें तो वह एकाधिकार के माध्यम से उन्नति व सफलता प्राप्त कर सकता है। बच्चों ये आप सभी के लिए लागू होती है कि अगर कोई छात्र, मतलब आप छात्र हैं, अगर आप अपने किसी भी विषय पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहें, मतलब देखिए आपसे कॉम्पिटिटर तो बहुत सारे हैं, आपकी कक्षा में जितने छात्र हैं वो सभी आपके साथ प्रतिस्पर्धा में हैं, लेकिन आप अपने आप को अकेला रख के देखिए और उस पर अपना एकाधिकार करके देखिए किसी भी विषय पर, तो आप पाएंगे कि आप उस विषय में बहुत ही कुशल हैं और आपको बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे और उस विषय में बहुत अच्छा ज्ञान प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपका जीवन भी एकाधिकार के माध्यम से बदल सकता है, आपको सफलता मिल सकती है, आप उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।